चलिए, आज बात करते हैं उस एक कमाल की प्रोसेस की जो हमारे प्लैनेट पर लगभग हर जिंदगी को पावर देती है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये तो समझिए पृथ्वी की इंजीनियरिंग की नींव है। तो सवाल ये है कि धरती पर जीवन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती कहाँ से है। मतलब जिस ऊर्जा से हम सब चलते हैं, जानवर दौड़ते हैं, पूरी की पूरी फूड चेन चलती है, उसका सोर्स क्या है? जवाब सूरज है, लेकिन वो एनर्जी हम तक पहुंचती है एक शानदार बायोलॉजिकल मशीन के जरिए। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे पृथ्वी के इस इंजन का ब्लूप्रिंट, फिर एक पत्ती के अंदर की हरी फैक्ट्री में जूम इन करेंगे, उसके बाद प्रकाश को पकड़ने और शुगर बनाने के 2 एक्ट वाले नाटक को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस प्रोडक्शन लाइन को कौन सी चीजें धीमा कर सकती हैं। तो सबसे पहले जरा इसके स्केल को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये हमारे ग्रह का, हमारे प्लैनेट का सबसे बुनियादी पावर सोर्स है, जीवन का असली ब्लूप्रिंट। इस प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ये एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। आसान भाषा में कहें तो पौधे सूर्य की रोशनी को पकड़ते हैं और उसका इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी साधारण चीज़ों को 2 बहुत ज़रूरी चीज़ों में बदल देते हैं। पहला है ग्लूकोज, जो उनका खाना है, और दूसरा है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। और देखिए, मजेदार बात यह है कि ये पूरी जीवन देने वाली प्रक्रिया एक खूबसूरत से समीकरण में समा जाती है। इसे आप जिंदगी की रेसिपी कह सकते हैं। बाईं तरफ हैं इंग्रेडिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और पानी के 12 मॉलिक्यूल्स। इसमें हम मिलाते हैं सूरज की रोशनी की एनर्जी। और दाईं तरफ हमें मिलता है नतीजा, पौधे का खाना यानी ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, थोड़ा बचा हुआ पानी और सबसे जरूरी, हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। वैसे इस रहस्य को सुलझाने में सदियां लग गईं। 1770 के दशक में जोसेफ प्रीस्टले ने पाया कि पौधे हवा को ठीक कर सकते हैं। फिर जॉन इंजनहाउस ने दिखाया कि इसके लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। और 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि आखिर बनता क्या है, ग्लूकोज। ये विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प जासूसी कहानी की तरह है। ठीक है, तो अब बड़ी तस्वीर से जरा माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं। ये सारा जादू होता कहाँ है? चलिए एक आम सी दिखने वाली पत्ती के अंदर की उस अविश्वसनीय फैक्ट्री को देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है इन छोटे छोटे गेटवेज से, जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ये पत्ती की सतह पर मौजूद बहुत ही छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, जो हमारी इस फैक्ट्री के लिए एक मेन कच्चा माल है। एक बार CO2 अंदर आ जाए तो वो पहुंचती है असली वर्कस्टेशन तक, क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे की कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे हरे रंग के हिस्से होते हैं। अगर पत्ती एक फैक्ट्री है तो क्लोरोप्लास्ट उसकी असली असेंबली लाइन है, जहां सारा काम होता है। और इस फैक्ट्री के अंदर भी काम का बंटवारा बिल्कुल साफ है। ये देखिए, थाइलाइकॉइड्स जो सिक्कों के ढेर जैसे दिखते हैं, वो लाइट रिएक्शंस को संभालते हैं, यानी सूरज की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और जो आसपास का लिक्विड हिस्सा है यानी स्ट्रोमा, वहाँ डार्क रिएक्शंस होते हैं, जहाँ उस कैप्चर की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके असल में शुगर बनाई जाती है। तो चलिए अब इस 2 एक्ट वाले नाटक के पहले एक्ट पर फोकस करते हैं। ये पूरा एक्शन से भरपूर है। इसका मेन काम है सूरज की रोशनी को तेजी से पकड़ना। और ये होता कैसे है? सबसे पहले क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स सूरज की रोशनी को सोख लेते हैं। ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकलती है। और सबसे ज़रूरी बात, लाइट एनर्जी को ATP और NADPH नाम के छोटे छोटे केमिकल बैटरी पैक्स में स्टोर कर लिया जाता है। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि लाइट को पकड़ने का ये काम 2 अलग-अलग कॉम्प्लेक्स में होता है, जिन्हें कहते हैं फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि एनर्जी को बहुत ही कुशलता से कैप्चर करके अगले स्टेज के लिए आगे भेजा जा सके। तो इस पहले एक्ट का सार क्या है? इसका पूरा मकसद है सूरज की रोशनी की उस अस्थायी चंचल एनर्जी को पकड़कर एक स्टेबल यानी स्थिर और इस्तेमाल करने लायक केमिकल एनर्जी में बदल देना, जिसे फैक्ट्री के दूसरे डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जा सके। और अब आते हैं नाटक के दूसरे एक्ट पर। यहाँ असली मेहनत का काम होता है। जहाँ पहले एक्ट में पकड़ी गई एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ ठोस बनाया जाता है,
यानी कि खाना। इस स्टेज को कैल्विन साइकिल कहते हैं, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता मेल्विन कैल्विन के नाम पर रखा गया है। ये वो जगह है जहां पहले एक्ट में बने वो एनर्जी पैकेट्स एटीपी और NADPH उनका इस्तेमाल होता है और हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी कि शुगर में बदल दिया जाता है। और इस साइकिल का असली हीरो है रुबिस्को नाम का एक एंजाइम। जानते हैं, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है और इसका बस एक ही बड़ा काम है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को पकड़ना और उन्हें शुगर बनाने वाली असेंबली लाइन में डाल देना। लेकिन सभी पौधे एक ही स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते। ज्यादातर पौधे C3 पाथवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मक्का और गन्ने जैसे पौधे जो गर्म और सूखी जगहों पर उगते हैं, उन्होंने एक ज्यादा कुशल तरीका C4 पाथवे विकसित कर लिया है। ये एक शानदार एडेप्टेशन है जो उन्हें फोटोरेस्पिरेशन नाम की एक एनर्जी बर्बाद करने वाली प्रक्रिया से बचाता है। अब देखिए, किसी भी फैक्ट्री की तरह फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। कुछ बाहरी फैक्टर्स हैं जो इस प्रोडक्शन को धीमा कर सकते हैं। इसे ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। मतलब जो चीज सबसे कम मात्रा में होगी वही रफ्तार तय करेगी। अगर रोशनी बहुत कम है तो दर धीमी हो जाएगी। अगर CO2 काफी नहीं है तो भी प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो रुबिस्को जैसे एंजाइम ठीक से काम नहीं करते, और पानी की कमी हो जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 की सप्लाई ही कट जाती है। आखिरकार ये प्रक्रिया सिर्फ बायोलॉजी से कहीं ज्यादा है। जैसा कि मेल्विन कैल्विन ने महसूस किया, ये प्रकृति का सोलर एनर्जी को एक उपयोगी केमिकल फ्यूल में बदलने का तरीका है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी दुनिया भर में सोलर एनर्जी रिसर्च को प्रेरित करता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अरबों सालों के विकास ने पौधों को सूरज की एनर्जी को पकड़ने और स्टोर करने का ये लगभग परफेक्ट सिस्टम दिया है। तो क्या हम इन हरी फैक्ट्रियों से सीखकर अपनी ऊर्जा की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करता रहेगा। इस विषय को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।